आप लोग को फारिंगा में स्वागत है और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट फिजिक्स को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज चल रही है उसके क्लास 5 को देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य चुनें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करिए कि भाई इसका क्या राइट आंसर है। ओके, आप लोग केवल देखते रहते हैं, कमेंट उसको करके जवाब नहीं देते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे जवाब देते चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका दीजिए जवाब क्या है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। इन विच मेथड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट एंड द मोलिक्यूल्स ऑफ द मैटर डोंट मूव themselves from one place to another place। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया कह रहा है कि किस विधि में जो है ऊष्मा संचरण, किस विधि में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है चालन विधि के कारण वो क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। बाई विच मेथड डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेज। द्रवों तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है यानी ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, तो संवहन के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म होता है। वाई इज द वाटर हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक केटली। तो क्यों गर्म हो जाता है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो संवहन के कारण, ड्यू टू कन्वेक्शन के द्वारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। थ्रू विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन डज दैट हीट द हीट ऑफ द सन केम टू द अर्थ। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसके कारण आती है? रेडिएशन, विकिरण। यानी यहाँ पे किस संचार माध्यम के तहत आती है? विकिरण के माध्यम से। तो आपको बताना है यहाँ पे कमेंट करके कितना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पहुँचने पे पृथ्वी पे। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम जगह देखेंगे तो 8 आपको 20 सेकेंड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8.16 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दो डाटा आपको देखने को मिल जाए, या तो आपको डायरेक्टली जो है 500 सेकेंड देखने को मिल जाएगा। जब वो 8 मिनट 20 सेकेंड लेगा तो आपको क्या लिखा रहेगा, वो 500 सेकेंड भी बना सकते, क्योंकि 8 और 20 सेकेंड है, आपका 500 सेकेंड भी कह सकता है, या तो 496 भी कह सकता है। अगर 820 यहाँ पे रहेगा, मतलब अगर 500 सेकेंड रहेगा तो भी आप इसको टिक कर लीजिएगा। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। इन विच मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट द मीडियम इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे ऊष्मा के स्थानांतरण की बात की जा रही है, किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो माध्यम किस में नहीं आवश्यक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण ए। तो इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, गति नहीं करते हैं। तो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि किस माध्यम में जो है कण गति नहीं करते हैं। इन विच आपका मीडियम पार्टिकल्स डज नॉट मूव्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अब इस प्रकार से पूछ सकता है कि किस माध्यम में कण गति नहीं करते, तो क्या रहेगा, विकिरण ही वहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। हु इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो 6 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो क्या होता है, चांदी होता है। क्या होता है, सिल्वर, चांदी हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपका अगर कुचालक कभी पूछेगा, जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर। चांदी की ऊष्मा चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है अथवा अधिक। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लेस और मोर देन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कापर।
यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए तांबे की जो यहाँ पे चांदी की उष्मा चालकता जो है तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा जो क्या होती है, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट वन, बोलोमीटर नामक यंत्र क्या मापता है, व्हाट डज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बोलोमीटर मेजर। बोलोमीटर की अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो किसको मापता है, उसमें विकिरण को, थर्मल रेडिएशन को, उसमें विकिरण को थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कैसी होनी चाहिए। इफ़ अ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल देन व्हाट शुड बी द थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है उसकी कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, चालकता कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी तथा आश्वित पानी में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। भाई सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होगा, जिसमें जो है साल्ट होगा, यानी जिसमें जो है नमक की मात्रा होगी। तो विच वन इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एमंग कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सी वाटर एंड द डिस्टिल्ड वाटर। तो इसमें जो है सी वाटर जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, समुद्र का जो पानी होता है कैसा होता है, खारा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा, सबसे अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समुद्र का पानी, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, तो अगर राइट आंसर की बात की तो आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है, होज लॉ इज ए गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। सबसे पहले अगर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, तो सबसे अच्छा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल जो आता है क्या आता है, रेगिस्तान आता है, डिजर्ट आता है, डिजर्ट होता है। देखते होंगे कि वो दिन में जो है गर्मी को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसीलिए राजस्थान वगैरह में गर्मी बहुत बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि रात को यहाँ पे रातें भी बहुत ठंडी होती है, क्योंकि अच्छा उत्सर्जक भी होता है, क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी ही अपने अंदर से निकाल देता है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो ये किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ लॉ है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो ध्वनि तरंगे जो होती है उनकी प्रकृति की बात की जा रही है, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नेचर उनका होता है अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश वाला चेंज है आपका, ठीक है, इंग्लिश वाला चेंज है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अवस्रव्य तरंगों की बात की जा रही है यहाँ पे, अवस्रव्य तरंगों की जो है आवृत्ति कैसी होती है, क्या होती है। तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर बात की जाए 20 हर्ट्ज से अधिक की बात की जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, और यहाँ पे जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की बात रहेगी तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 20 हर्ट्ज से अधिक की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन रहेगा, 20,000, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच जो हर्ट्ज आएगा वो कौन सा आपका आ जाएगा, वो आपका श्रव्य, जो मतलब जो सुनने योग्य रहेगा उसको क्या कहेंगे, श्रव्य यानी ऑडिबल कहेंगे। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का रहेगा उसको फ्राश्रव्य कहेंगे, ठीक है, अल्ट्रासोनिक उसको कहेंगे, अल्ट्रासोनिक कहेंगे, ये ऑडियोबल हो जाएगा, ये आपका अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन हियर्ड बाय ह्यूमंस। तो ऑडिएबल वेव्स जो रहेंगी उनको क्या कहेंगे हम, उनको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे
इनऑडिएबल रहेंगी, जिनको हम नहीं सुन सकते। देखिए आपका होता क्या है कि इस प्रकार से अगर 20 हर्ट्ज ले तो इससे जो भी नीचे आपका रहेगा, जितना भी नीचे रहेगा उसको जो है आप क्या कहेंगे, अवश्रव्य कहेंगे। तो उसको क्या होगा कि आदमी जो है नहीं सुन सकता। और इससे जो भी ऊपर आपका रहेगा, कहाँ तक, 20,000 तक, 20,000 हर्ट्ज तक, वहाँ तक बीच में जितना भी रहेगा क्या होगा, मनुष्य सुनेगा, मनुष्य सुनेगा, यानी ह्यूमन जो है उसको हियर कर सकता है। लेकिन अगर 20,000 ऊपर रहेगा तो उसको भी क्या करेंगे, नहीं सुन पाएगा आदमी, यानी नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह नहीं सुन पाएगा। तो जो मिड वाला उसको क्या कहेंगे, ऑडिएबल यानी श्रव्य कहेंगे। नीचे वाला जो है इसको अश्रव्य इनऑडिएबल, और ऊपर वाला जो प्राश्रव्य रहेगा अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस पर घटना का प्रयोग करते हैं। द फाइंड प्रेडेटर्स ऑफ द obstacles bats or the dolphins use the phenomena on। यहाँ पे जो है प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाधाओं का, जैसे कि अभी सोनार का जो काम होता है, यहाँ पे हमारी जो नेवी यूज करती है उसका जो काम होता है कि भाई जल में अगर आपका कुछ भी हो तो यहाँ से अगर वो जहाज़ गुजर रही है तो सोनार को यहाँ से गिराएंगे तो आगे चाहे जो भी नीचे होगा तो यहाँ से जो है वो गिरने के बाद यहाँ से रिटर्न जो है आपका साउंड भेजेगी, तो उससे हमारे पता चल जाएगा भाई नीचे है क्या, पहाड़ी है या कुछ भी होगा जो पता चल जाता है। उसी प्रकार से चमगादड़ वगैरह भी यही करती हैं। ठीक है, चमगादड़ वगैरह भी इस प्रकार से यहाँ से भेजती हैं और यहाँ से फिर रिटर्न होकर उनको पता चल जाता है कि भाई उनका जो शिकार है, फल फूल जो भी रहता है सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, प्रतिध्वनि का निर्धारण, रेजोनेंस ऑफ द डिटर्मिनेशन। कीड़ों तथा हानि पहुँचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों को प्रयोग में लाया जाता है। विच वेव्स आर यूज्ड टू ड्राइव अवे इंसेक्ट्स एंड द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम होम्स। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कीड़े या हानि पहुँचाने वाले तत्वों को, जैसे कि जो भी घर में आपके आ जाते हैं, कोई भी छोटे मोटे जानवर जो होते हैं, तो उनको हम भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्रव्य यहाँ पे किया जाएगा, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाएगा। उससे क्या होता है कि जो छोटे कीड़े वगैरह होते हैं घर से भाग जाते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। विच यूज्ड टू क्लीनिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। देखते होंगे कुछ जो है ऐसे स्पेस बनाया जाता है जिसमें जो हम आदमी नहीं हिल सकते हैं, तो उन चीज़ों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है, प्रश्रव्य का, अल्ट्रासोनिक का यूज किया जाता है। किसका, अल्ट्रासोनिक का, प्रश्रव्य का। नेक्स्ट है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। What is the ratio of the velocity of an object to that of sound in the same medium and under the same conduction, same conditions है, conditions। तो यहाँ पे 19 की अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के जो वेग होते हैं, तो यहाँ पे उसके अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको मैक संख्या कहते हैं। जो कि यहाँ पे यहाँ पे हवाई जहाज़ जो होती है यानी एरोप्लेन जो होती हैं उनकी स्पीड को यहाँ पे मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। नॉइस और नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। यहाँ पे आपका जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसको आप कैसे मापते हैं, तो डेसिबल में उसको मापा जाएगा। किसमें, डेसिबल में मापा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। ध्वनि की इकाई क्या हो जाएगी, डेसिबल। नेक्स्ट है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन ऑर्डिनरी कन्वर्सन। तो यहाँ पे जो नॉर्मली कन्वर्जन होता है उसमें आपका जो ध्वनि कितनी डेसिबल तक होती है उस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल की बात की जाएगी तो नॉर्मली जो होता कितना है, 30 से 40, 30 से 40 हो जाएगा। अगर बहुत तेज़ी से आपका रहेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 55 से 60 के आसपास रह सकता है। ठीक है,
और आदमी जो है यहाँ पे 95 से नीचे तक सुन सकता है डेसिबल। इससे ऊपर जाने पर आदमी नहीं सुन पाता है क्योंकि उसके कान में दर्द होने लगेगा और जो है वहाँ से ब्लड वगैरह आ सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। ट्रेन वगैरह की जो आवाज़ होती है 90 से आपकी ऊपर होती है, 90 डेसिबल आपका, उससे ऊपर की होती है ट्रेन की आवाज़ आपका। और सबसे ज़्यादा जो है किससे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है, वो किससे होता है, हवाई जहाज़ से। शायद एक क्वेश्चन भी आगे आगे आएगा आपको देखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होगा किससे होता है, हवाई जहाज़ से। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस साउंड मेक्स अ साउंड थिक और थीन। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो किसके कारण होती है, तारत्व के कारण, पिच के कारण होता है। इसी के कारण देखते होंगे कि लड़कियों की आवाज़ जो होती है पतली होती है और आदमियों की जो पुरुषों की आवाज़ होती है कैसी होती है, मोटी होती है। मच्छर की जो भनभनाहट होती है वो कैसी होती है, सुरीली होती है, जबकि शेर की जो गरज होती है वो जो आपकी यहाँ पर अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन। तो अभी जस्ट आपने पीछे मैंने उसको आपको बताया, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो राइट आंसर आप कर चुके होंगे टिक। तो इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, हवाई जहाज़। ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन विच प्रिंसिपल साउंड डज द स्टेथोस्कोप वर्क। स्टेथोस्कोप जो आपको जिसको जो है डॉक्टर यूज करता है आपका हार्ट बीट चेक करने के लिए, तो वहाँ पे जो है किसका उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप में जो है रिफ्लेक्शंस का यहाँ पे यानी परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा डॉक्टर सुन पाता है हमारे हार्ट की बीट को। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। व्हाट इज द फ्लक्चुएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड सोर्स कॉल्ड। तो उसको क्या कहेंगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, जिसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी आपको कभी आवाज़ कम सुनाई दे, कभी ज़्यादा सुनाई दे, इस प्रकार की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ की परस्पर जो तरंगे हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे सीटी को बजा करके जो है गाल्टन के द्वारा जो है उत्पन्न किया गया था। किसके द्वारा, गाल्टन के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल बिता से सर। थैंक यू।